नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और हिमाचल की खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। सीएम के घर में प्रतिभा सिंह करेंगी प्रचार। गृह क्षेत्र में प्रतिभा सिंह प्रचार करती नजर आएंगी। 25 अक्टूबर को मंडी के जजैली में जनसभा है। जनसभा को संबोधित करेंगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। नाचन और धर्मपुर भी जाएंगी प्रतिभा सिंह। बड़ी जानकारी हिमाचल के दंगल से जुड़ी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र जंजैली में जनसभा 25 अक्टूबर को और 26 तारीख को किन्नौर के सांगला में भी जनसभा होगी, जिसको वो संबोधित करेंगे। नाचन और धर्मपुर भी जाएंगी प्रतिभा सिंह। बड़ी जानकारी, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से दावेदारी ठोक रहे हैं। प्रचार प्रसार भी तेज गति से हो रहा है। इससे हमारे सहयोगी धर्मवीर जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए फोनलाइन पर। धर्मवीर, प्रतिभा सिंह एक के बाद एक कई जनसभाओं को संबोधित करेंगी सीएम जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र में। क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस पार्टी की ओर से इन जनसभाओं को लेकर? जी, जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि प्रदेश में जो है चुनावी बिगुल बजते ही दोनों राजनीतिक दलों ने जो है तैयारियां तेज कर दी थी और अब चुनाव प्रचार जो है तेज कर दिया है। इसी के चलते जो है प्रतिभा सिंह को जो है कांग्रेस की ओर से इलेक्शन खत्म होने तक हेलीकॉप्टर दिया गया है और 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के गृह जिला से प्रचार प्रसार अभियान का जो है शुभारंभ करने जा रही है प्रतिभा सिंह। दिवाली के दूसरे दिन यह प्रचार किया जाएगा। इस दिन जो है कांग्रेस के प्रत्याशी चेतराम ठाकुर यहां से नामांकन भरने जा रहे हैं। इस दौरान प्रतिभा सिंह वहां पे रैली को भी संबोधित करेंगी और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जो है वोट करने की भी अपील करेंगी। वहीं इसके उपरांत वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही नाचन विधानसभा क्षेत्र में भी जाएंगी, जहां पे पूर्व मंत्री रहे उनके पुत्र को जो है टिकट दिया गया है। वहां पे भी जो नॉमिनेशन में मौजूद रहेंगी। वहीं इसके उपरांत जो है नाचन विधानसभा क्षेत्र के उपरांत धर्मपुर में जाएंगे और कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रशेखर के जो नामांकन में शामिल रहने वाली है। वहीं इसके उपरांत जो है 26 अक्टूबर को जो है सांगला में भी प्रतिभा सिंह जो है जनसभा। धर्मवीर, अब सीएम के गृह क्षेत्र में प्रतिभा सिंह जनसभा करेंगी। कांग्रेस पार्टी जनसभा आयोजित कर रही है। किस तरह से शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस यहां करने जा रही है? जी, जैसा हम बता दें कि सीएम का खुद यहाँ पे गृह क्षेत्र है और कांग्रेस भी यहाँ पे चाहेगी कि किसी ना किसी तरह से यह सीट जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथों से छीनी जाए, क्योंकि 2017 के चुनावों में भी जो है सुजानपुर सीट जो है हार गए थे प्रेम कुमार धूमल जी। तो कांग्रेस की भी यह रणनीति रहेगी कि अगर सीएम यहाँ से हार जाते हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ मजबूत हो सकती है। और प्रदेश में जो है जिस तरह से भाजपा जो मिशन रिपीट की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं यह मिशन रिपीट डिफीट साबित हो सकता है। अभी दोनों ही पार्टियों ने जो है स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जारी की है। अभी आने वाला समय बताएगा कि किस तरह जो है जनता का रुझान होने वाला है। फिलहाल दोनों ही दल जो है पूरे जोशों से जो है चुनाव प्रचार में जो है जुट गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, एक के बाद एक कई जनसभाओं को संबोधित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र में करती नजर आएंगी। तो उधर मंडी के सिराज में सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के कई बड़े राज्यों में एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी की सरकार बनने का रिवाज बदल गया है और इस बार केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा पूरी करते हुए हिमाचल प्रदेश में भी सरकार 5 वर्षों के बाद बदल जाने का रिवाज आने वाले कई वर्षों के लिए तोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी इस दौरान कटाक्ष किया। रिवाज बदल गया है, अब 5 साल का नहीं कई सालों का रिवाज बना है। एक नहीं अनेक प्रदेशों में तो कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लंबे समय तक बार बार सत्ता में रही। कभी सोचा हमने कभी कि हमको भी ऐसा सोचना चाहिए? लेकिन आज कांग्रेस बोलती गारंटी दे रही है, बोलते हमारी तरफ से गारंटी है कि हमने गारंटी कर दी कि हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। जिनकी अपनी गारंटी नहीं है वो गारंटी दे रहे हैं।
और वैसे भी इनकी गारंटी गोड़ हो गई है पूरे देश में, तो बेजा मुक गया है, खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है उनका उस पार्टी का। और ऐसे में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। जिन राज्यों में, इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, क्या वहां पर आप दे रहे हैं? और एक गारंटी और दी, आजकल फार्म भरने का जोर दिया है कि भाई आप महिला हैं, आपकी उम्र 18 साल हो गई, बोलते हाँ हो गई जी, तो अच्छा फार्म भरना महिला में जो की भरना और किसी ने फार्म नसर बोल फार्म नसर तुम्हारा मिलना 1500 रुपये, बोल कौन जाएगी नहीं तुम्हारा 1500 रुपये। महिला पूछती है किस कौन दे रहा है, बोलते कांग्रेस सरकार देगी, बोलते हमारी सरकार दे रही है आपको, बोलते 1500 रुपये मिलने का। अरे राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जो मुख्यमंत्री वहां से यहां आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए शिमला पहुंचे और शिमला में उन्होंने घोषणा की, पहले उनसे पूछना चाहिए कि अपने प्रदेश में आप 1500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। हिमाचल में चुनावी तारीखों के ऐलान और उम्मीदवारों की घोषणा करने के साथ ही अब हिमाचल की जनता को साधने का वक्त आ गया है। इस कड़ी में हिमाचल की सभी पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रही हैं। जहां कांग्रेस ने 40 प्रचारकों को मैदान में उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम भी जनता को साधने हिमाचल आएगी। प्रदेश में चुनावी जनसभा करने कौन कब आ रहा है और पार्टियों की आखिर रणनीति क्या है, विस्तार से एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कोई कह रहा है कि हम हिमाचल में रिपीट सरकार बनाएंगे, तो कोई कह रहा है कि हम यहाँ के रिवाज को कायम रखेंगे, तो कोई कह रहा है हम गारंटियों को देकर पहली बार हिमाचल की सत्ता में आएंगे। खैर, कहने वालों का क्या, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कहना जितना आसान है, ये करके दिखाना उतना ही मुश्किल है। तभी तो प्रदेश में चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, अपना दम दिखाने के लिए प्रदेश के बाहर के नेताओं पर निर्भर है। अब आप सोच रहे होंगे प्रदेश के बाहर से किस नेता की बात हो रही है, तो भैया आपको बता दें कि कोई एक नेता नहीं है, बल्कि अनेक नेताओं की बात हो रही है। दरअसल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। अब सभी पार्टियों के लिए सवाल जीत का है, तो सभी पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी घोषित कर दी। जहां कांग्रेस ने 40 नामों का ऐलान किया, कौन कौन ये प्रमुख नाम है ये भी जान लीजिए। सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। स्टार प्रचारकों में अगला नाम राहुल गांधी का है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश के नेताओं में शामिल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये नामों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन क्या ये नाम कांग्रेस की सरकार को एक बार फिर से प्रदेश में स्थापित कर पाएंगे? तो वहीं बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। जहां 28 अक्टूबर के नामांकन वापस लेने के दिन के साथ ही बीजेपी के कई नेता प्रदेश में जनता को साधते नजर आएंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, गौरव भाटिया ने शिमला, बिलासपुर और धर्मशाला में मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान संबित पात्रा ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की लिस्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने तो इतना तक पूछ दिया कि क्या राहुल गांधी को हिमाचल की जनता की फिक्र है? अगर है तो फिर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो केरल में क्यों घूम रहे हैं? मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, आप तो यात्रा कर रहे हैं केरल में, आप तो यात्रा कर रहे हैं कर्नाटक में, क्या आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है? आपने एक दिन भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नीयत क्या है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने अपने कालखंड में किया था वो क्यों किया था, इसके विषय में आपने एक दिन भी उद्गार नहीं किया है, एक शब्द नहीं बताया है, क्योंकि राहुल जी आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आने वाले दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के अलग अलग जिलों को कवर करेंगे और डैमेज कंट्रोल के साथ ही बीजेपी के मिशन रिपीट के लक्ष्य को साधेंगे। बीजेपी ने माइक्रो लेवल पर अपना एक्शन प्लान तैयार किया। बीजेपी के इस प्लान में
जिले से लेकर पंचायत तक लोगों से संपर्क साधा जाएगा। इसके लिए बीजेपी पड़ोसी राज्यों से करीब 25 नेताओं को इंपोर्ट करेगी। बाहर से हिमाचल में जुटने वाले सांसद और विधायक चुनाव प्रचार थमने तक हिमाचल में ही बने रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, उन्हें बीजेपी की नीतियों से अवगत भी कराएंगे और प्रचार करते हुए पार्टी को जिताने की अपील भी करेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा 20 रैलियां करते नजर आएंगे। वहीं राजनाथ सिंह 4, स्मृति ईरानी 4, अमित शाह भी 4 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4 रैलियों में हिस्सा लेंगे। वहीं प्रदेश के नेता भी रैलियों के माध्यम से जनता को साधने में जुटे रहेंगे। वहीं शिमला में डेरा डाले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, हिमाचल में तो एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार आएगी। वहीं विपक्षों पर भी जमकर निशाना साधा कि हम लोग सब देखते थे राजनीति में, लोग कहते थे 5 साल इसकी सरकार, एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, अब तो बाय डिफॉल्ट हमारी सरकार आने वाली है। ऐसी कुछ बातें कुछ भ्रष्टाचारी दल है वो अभी कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको अपनी क्षमता पे भरोसा है, वो ये सोच के बैठे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदलेगी, ये एक ट्रेंड है और उसका फायदा हमें मिलेगा। तो मैं उनको इस मंच से ये बता दूं, अगर कोई न्यू ट्रेंड सेटर है तो वो भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। ये तो बात कांग्रेस और बीजेपी की हो गई। दूसरी तरफ हिमाचल की सियासत में पहली बार सिक्का जमा रहे आम आदमी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया, जहां आपकी तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, सिसोदिया से लेकर सुरजीत ठाकुर तक हिमाचल की जनता के बीच जाते नजर आएंगे। खैर, आने जाने का सिलसिला तो चुनाव तक लगा रहेगा। अब ये आना जाना तो किसके लिए सफल होता है वो तो चुनाव के रिजल्ट में ही पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी हिमाचल की जनता को साधने में कामयाब हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो मैदान तैयार है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है और बहुत जल्द तमाम दलों के नेता भी मैदान पर उतरे हुए नजर आएंगे। उधर ऊना में विधानसभा चुनाव के लिए हरोली, ऊना और गगरेट में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण का पहला ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त राघव शर्मा ने चुनाव से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि अपनी ड्यूटी को पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य से निभाएं। आपको बता दें कि इस चुनावी प्रशिक्षण में लगभग 600 लोगों ने भाग लिया। एसडीएम डॉक्टर निधि पटेल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का ईवीएम व वीवीपैट के अतिरिक्त चुनाव से संबंधित अन्य दस्तावेजों के बारे में भी जानकारी दी गई। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर आज जिला ऊना में 3 कंस्टिट्यूएंसीज में जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग की पार्टीज जाएंगी, उनकी जो ट्रेनिंग है वो आज ऊना विधानसभा क्षेत्र, हरोली विधानसभा क्षेत्र और गगरेट विधानसभा क्षेत्र में करवाए जा रहे हैं। इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के हिसाब से छोटे बैच बना के अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस साथ में ईवीएम की जो हैंडलिंग और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है वो भी दी जा रही है। हमारा प्रयास ये है कि आने वाले चुनावों में सभी जो पार्टीज़ जो डिप्लॉय होने वाली है वो पूरी तरह से प्रशिक्षित हों और शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो चुनाव की प्रक्रिया संपन्न रहेगी। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए देश में कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत इस बार भी दिवाली में मिट्टी के दिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमीरपुर के दिए क्यों खास हैं, विस्तार से बताते हैं। बदलते परिवेश में लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए बजूरी गांव में एक परिवार काम कर रहा है। हमीरपुर में बजूरी गांव के धर्मपाल के द्वारा घर पर ही दिवाली के लिए दिए बनाए हैं ताकि दिवाली पर्व पर प्रदूषण रहित दिवाली मनाई जा सके। दिवाली पर्व के लिए धर्मपाल ने खासी तैयारी भी की है और दीपकों के अलावा कई मिट्टी के सामान भी बनाकर बाजार में बेच रहे हैं।
धर्मपाल के मुताबिक मिट्टी से बने दीपकों और बाकी सामान को बेचकर अच्छा मुनाफा हर साल कमाते हैं और इस बार भी उम्मीद है कि दिवाली पर खूब सामान बिकेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि दिवाली पर मोमबत्तियों की जगह दीपक जलाएं ताकि सभी लोग अपनी दिवाली मना सकें। एक मुखाड़े, 3 मुखाड़े, 4 मुखाड़े वो दीपक मना रहे हैं। 20 साल हो गए, 20 साल के ऊपर काम कर। इससे अच्छा हमारे लिए अच्छा रहेगा, जो लोकलिटी का कमाल होगा, हमारे दीपक वगैरह ज्यादा लिखेंगे, मोमबत्ती कम लगाएं, इससे हमें फायदा रहेगा। आधुनिकता के इस दौर में भी मिट्टी के दिए की पहचान बरकरार रखने के कारण कुम्हारों को कुछ कमाई की उम्मीद बन गई है। कुम्हारों का कहना है कि पहले लोग पूजा पाठ के लिए सिर्फ 5, 11 या 21 दिए खरीदते थे, मगर पिछली दिवाली में लोगों ने 10 से 12 दर्जन दिए खरीदे थे। इस बार की दिवाली में कुम्हारों को उम्मीद है कि इस बार की दीपावली में एक बार फिर दिया और बाती का मिलन होगा और लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से सजेंगे। जनता टीवी के लिए हमीरपुर से अशोक राणा की रिपोर्ट। रौनक त्योहार की है तो रौनक है प्रदेश में चुनावों की भी। हिमाचल में विधानसभा के चुनाव हैं तो क्यों ना हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दें। वैसे तो हिमाचल विधानसभा को ई विधानसभा बनाने के साथ ही प्रदेश के सदन की पहचान अद्वितीय हो गई है। एक तरफ जहां हिमाचल के 75 साल पूरे हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के कई ऐसे नेता भी हैं जिनकी उम्र इससे भी ज्यादा है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में हिमाचल के हर 5 साल के इतिहास के पन्ने को पलटेंगे और जानेंगे हिमाचल के नेता और विधानमंडल के बारे में। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है। ये भारत की पर्यटन नगरी भी है। देश के सबसे सुंदर प्रदेश में से एक है हिमाचल प्रदेश। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की पहचान यहाँ की वादियों से ही हो जाती है। इन वादियों में इंसान क्या, पक्षी क्या और पशु क्या, सभी को एक अलग जीवन मिलता है। इस प्रदेश को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये स्वर्ग सा सुंदर है। सुंदर सिर्फ यहाँ की वादियाँ ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोग भी काफी भोले होते हैं। हिमाचल हिमालय के उत्तरी पश्चिमी कोने में बसा है। यहाँ के लोगों का भोलापन और हिमालय के एक कोने में बसा ये प्रदेश पर्यटकों को यहाँ खींच लाता है। तो चलिए आज जानते हैं हिमाचल कैसे बना और कैसी है यहाँ की सियासत। शिमला ब्रिटिश काल में थी भारत की राजधानी। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। 1948 में हिमाचल में 4 कमिश्नर बने थे। 1950 में बिलासपुर को हिमाचल में मिला लिया गया। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हुए शामिल। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। इनमें 17 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। हिमाचल में लोकसभा के 4 सीट हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीट है। हिमाचल का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होता है। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले, 3,226 पंचायतें और 20,690 गाँव हैं। शिमला और धर्मशाला में नगर निगम है। सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति 13,835 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला हमीरपुर 1,118 वर्ग किलोमीटर। कांगड़ा में सबसे अधिक 15 लाख की आबादी। लाहौल स्पीति में सबसे कम 32,000 की आबादी। भारत में संविधान लागू होने से पहले यहाँ रियासतें हुआ करती थी। वही 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। हिमाचल की विकास की मजबूत नींव डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने रखी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार संविधान सभा के भी सदस्य रहे। उनके नेतृत्व में हिमाचल के विकास के लिए कई नीतियों को तैयार किया गया और यही वजह है कि हिमाचल उन्हीं नीतियों से आगे बढ़ता गया। वे हमेशा सड़क और सेब की बात करते थे। वे हमेशा सड़क के निर्माण के लिए जोर देते थे। जैसे ही हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, हिमाचल हर दिन बुलंदियों को छूता गया। वैसे तो हिमाचल की पहली विधानसभा मार्च 1952 में गठित हुई, लेकिन हिमाचल की विधानसभा की गणना 1 जुलाई 1963 से की जाती है।
हिमाचल की सत्ता की बागडोर 6 मुख्यमंत्रियों के हाथों में रही। वह हिमाचल के इतिहास में सबसे अनुभवी और 6 बार रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अलग पहचान बनाते रहे। आज हम आपको वीरभद्र सिंह के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें भी बताएंगे। ये राजा साहब की कहानी है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी से नाता रखते हैं राजा साहब। 27 साल की उम्र में राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 1962 में लोकसभा चुनाव से राजनीति में आए। 60 वर्ष का रहा उनका राजनीतिक सफर। वीरभद्र सिंह ने 14 बार चुनाव लड़ा। वीरभद्र सिंह 5 बार सांसद और 6 बार मुख्यमंत्री बने। 1967, 1971, 1980 और 2009 में वीर रहे सांसद। 1983, 1985, 1993, 1998, 2003 और 2012 में वे मुख्यमंत्री रहे। 6 बार हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 1962 में महासू यानी शिमला लोकसभा क्षेत्र से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। पहली बार महासू से चुनकर तीसरी लोकसभा के सदस्य बने। 1967 में इसी संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार सांसद चुने गए। इसके बाद शिमला लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने पर वीरभद्र सिंह ने 1971 में मंडी लोकसभा क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि चुना। उनके गृह जिला शिमला का रामपुर विधानसभा क्षेत्र इस संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ से सांसद चुने जाने के बाद वह केंद्र में 1976 में उप नागरिक उड्डयन मंत्री बने। 1977 में जनता पार्टी के गंगा सिंह ठाकुर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 1980 में हार का बदला लेकर लोकसभा में पहुंचे। उसके बाद 1983 से 1990, फिर 1993 से 1998, 2003 से 2007 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2007 में प्रदेश की सत्ता से बाहर होने के बाद वीरभद्र सिंह ने दोबारा मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा। भारी मतों से जीतकर हासिल कर 5वीं बार सांसद चुने गए। वीरभद्र सिंह शाही परिवार से रखते थे ताल्लुक। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को शिमला जिले के सरहाद में बुशहर रियासत की शाही परिवार में हुआ। उनकी स्कूली शिक्षा कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून, सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और बिशप कॉटन स्कूल में हुई। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से उन्होंने BA ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। मई 1954 में उनकी शादी रत्ना कुमारी से हुई। बेटी अभिलाषा कुमारी एक पूर्व न्यायाधीश है। 1986 में उनकी शादी दूसरी बार प्रतिभा सिंह से हुई। वह उनका एक बेटा और एक बेटी है। वह हिमाचल प्रदेश के पूर्व CM का 87 साल की उम्र में निधन हो गया और इसी के साथ हिमाचल और कांग्रेस के एक युग का अंत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है और अब राजनीतिक दल टिकट बंटवारे को लेकर जोर शोर से मंथन में जुटे हुए थे। इस बीच जानते हैं कि ऊना की जनता को कैसे विधायक जी चाहिए। हम पहुंचे हैं और ऊना मुख्यालय का ISBT मेरे पीछे तस्वीरें देखते हैं। यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश सरकार में इस सरकार द्वारा क्या बेहतर किया गया है, अभी भी कौन सी समस्याएं यहाँ पर मौजूद है, किस प्रत्याशी को मैदान में देखना चाहते हैं और किसके पक्ष में जाना चाहेंगे। तो इन सारी बातों को लेकर बात करेंगे यहाँ की जनता के साथ। जिस प्रकार से बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही है कि प्रदेश में जो है बीजेपी या अपनी सरकार बना सकती है, कांग्रेस बना सकती है, क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है? जिसने अच्छा काम किया वो सरकार बनेगी, इसके बारे में तो कुछ बोलिए तो लोगों का मत होगा। क्या होगा लोगों का क्या क्या अभी भी समस्याएं ऊना में है? ऊना में समस्याएं हैं? समस्या तो है, समस्या तो बहुत है ऊना में। क्या क्या उम्मीद है आपको, क्या लगता है कि इन समस्याओं का हल होना चाहिए था? होना चाहिए था, समस्या हल तो विकास हुआ है? विकास हुआ है पर कम हुआ है। कम हुआ है। क्या लगता है इस सरकार ने जितना विकास करना चाहिए था उतना किया है? उनके हिसाब से हुआ पर थोड़ा हमारे हिसाब से कम हुआ है। इस बार ऊना में मुकाबला किसका देखते हैं आप? त्रिकोण का मुकाबला चलेगा। आप भी ठीक है, आप भी है, कांग्रेस भी, बीजेपी, तीनों का मुकाबला। तो क्या बीजेपी से कौन है, कांग्रेस से कौन है? शायद बीजेपी से सत्य ही है मेरे पुराने कैंडिडेट। कांग्रेस के रजादा जी है। आपसे शायद अभी कौन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ मेरे हिसाब से। डिक्लेयर। हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।